Hello guys, welcome to Practice Mock YouTube channel on regulatory bodies examination. So guys, आज हम पढ़ने वाले नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन आर पीआईबी इनसाइट्स. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली फॉर आरबीआई गेट बी एग्जाम. और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा. एंड व्हाट एग्जैक्टली डज दिस बॉडी डू, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. उसके अलावा 5 क्वेश्चंस जो हम पीआईबी के लेके आते हैं. अगेन दोस 5 क्वेश्चंस along with the topic are very important. So I always suggest you guys to first go and read about those topics from PIB links that we provide in last slide of this PPT. Once you are completed with one reading, then try to do the questions, then comment them in the comment section. ठीक है, once you're done with this exercise, you just need to wait for next videos of the next day. Next day we'll come up with the answers along with the solutions of those 5 questions and we'll discuss them in a bit detail. ठीक है, सो ये हमारा क्या रहता है, एसओपी रहता है ऑफ टीचिंग यू पीआईबी इनसाइट्स. ठीक है, तो आप ऑलरेडी अवेयर हो गए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, अगर आप नए जुड़े हो, तो हमारा ये एसओपी रहता है कि हम डेली एक टॉपिक ऑफ द डे लाते हैं और हम 5 नए क्वेश्चन लेके आते हैं जो पीआईबी के चैनल से लिए गए हैं. ठीक है, उसके अलावा पिछले लेक्चर के 5 क्वेश्चन का आंसर कीज विद सोल्यूशन डिस्कस हम करते हैं. तो ये हमारा क्या रहता है, नॉर्मल एसओपी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. ठीक है, तो विल डिस्कस अबाउट इट. और हमारे जो आज के 5 टॉपिक्स हैं वो ये है. पहले पेसा एक्ट के ऊपर, फिर एफडीआई इन स्पेस सेक्टर, देन लीप्स, देन उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, देन अदिति स्कीम. तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है एंड न्यूज में रहे हैं. सो जस्ट डू देम बाय हार्ट बिकॉज देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए. स्पेशली फॉर दम स्कीम्स लाइक अदिति स्कीम, दे आर न्यू स्कीम्स. ठीक है, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर्पस क्या है इसका, इसको आपको पता होना चाहिए. लीप्स, ठीक है, लीप्स इज बेसिकली अ कॉन्फ्रेंस और सेशन काइंड ऑफ अ थिंग, बट इसका पर्पस बहुत सॉलिड है, दैट यू नीड टू नो. सी व्हेन यू आर रीडिंग सच थिंग्स जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो आपको कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर लीप्स पढ़ रहे हो, विजिटर कॉन्फ्रेंस, तो आपको नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में पता है तो आपको पीएम गति शक्ति के बारे में पता होना चाहिए. आपको बाकी जो लॉजिस्टिक्स में चीज़ें हो रही हैं, कोई रिपोर्ट आई है, दिसंबर में एक रिपोर्ट आई थी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने कवर भी की थी पीआईबी इनसाइट्स के अंदर, तो हर चीज़ का वो लिंक करना आना चाहिए. तो इसलिए कहता हूँ अगर आप डेली सेशन भी देख रहे हो ना एंड आपको समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ सेशन के अंदर, और फ्यूचर में क्या चीज़ें नई चीज़ें आती हैं. अब जैसे ये आया, इट इज़ रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स सेक्टर, लीप्स की बात कर रहा हूँ मैं. लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, पीएम गति शक्ति है, ये सब मैं पहले पीआईबी इनसाइट्स में टॉपिक ऑफ द डे में कवर करा चुका हूँ. तो जब आप ये पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा हाँ मैंने वहाँ पे ये पढ़ा था, तो आप इससे चीज़ें लिंक करोगे. व्हेन यू लिंक थिंग्स यू रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, उसके अलावा उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमएसएमईज. क्यों है, कैसे है, इसका मैंने क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देन अदिति स्कीम, अदिति स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है. ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. देन एफडीआई इन स्पेस सेक्टर, देन पेसा एक्ट. ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि डिफरेंट आपको ना वैरायटी के क्वेश्चन है. पेसा एक्ट हो गया हमारा वल्नरेबल सेक्शन, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. एफडीआई इन स्पेस सेक्टर हो गया हमारा कॉमर्स का पार्ट हो गया, या फिर हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का पार्ट भी हो गया कहीं ना कहीं, तो मिक्सअप हो गया. लीप्स हो गया लॉजिस्टिक्स का पार्ट. उद्यम असिस्ट एमएसएमईज अगेन वल्नरेबल एरिया का पार्ट हो गया. ठीक है, अदिति स्कीम अगेन टेक्नोलॉजी एंड स्कीम. ठीक है, साइंस एंड टेक एंड स्कीम का मिश्रण है. ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है. तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक ऑफ द डे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. ठीक है, तो ये पहले तो न्यूज में क्यों थी, इट वाज इन न्यूज बिकॉज एनएफआरए हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग इट्स इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट क्वालिटी, पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन मार्च दिस टाइम एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली. ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस was being organized or has been organizing by the NFRA. So इसका पर्पस क्या है, एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए what you need good accounting standards, you need transparent accounting standards, accordingly you need good audit standards as well. ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हम कहते हैं कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक अच्छे होने चाहिए. मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ए कंपनी फॉलो कर रही है, अगर बी कंपनी भी सिमिलर काम कर रही है तो उसको भी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे. अब पूछोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं. सो दीज आर रिटन और आई वुड से एक्सप्लिसिटली डिजाइंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है.
सो देयर आर 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे यू कैन फाइंड द लिस्ट, एंड दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो जनरली एक्सेप्ट किए गए हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिस्टम इन अकाउंटिंग कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। तो जब भी आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट निकालो तो आपको एक्रूअल बेसिस पे निकालना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से आपने कोई चीज़ बेच दी बट उसका पैसा भी आपके पास नहीं आया है, ठीक है, या फिर आपने कोई चीज़ खरीद ली, उसका पैसा आपने भी नहीं दिया है, बट आप इसको कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स में से करोगे डिडक्ट। क्यों? क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे हो रहा है, कैश बेसिस पे नहीं हो रहा है। दिस इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जब सब कंपनी ये फॉलो करेंगी तो एक स्टैंडर्डाइजेशन बनेगा। वी कैन कंपेयर टू बैलेंस शीट, वी कैन कंपेयर टू प्रॉफिट्स, ठीक है। बट अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एक ए कंपनी है ए कंपनी है बी, ठीक है। जो ए कंपनी है वो अपने रजिस्टर के अंदर से वो ही एंट्री डाल रही है पैसे आने की, जो एक्चुअल में कैश उनके पास आ रहा है। बट लेट्स से जो कंपनी बी है वो क्या कर रही है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि मैं अपने कंपनी का एक्स मटेरियल अगले महीने, लेट्स से उन्होंने एक्स मटेरियल बेच दिया किसी दूसरी पार्टी को, कंपनी बी ने, उसका पैसा उनके पास अभी नहीं आया है, तो क्या अपने रजिस्टर में वो कैश नहीं लिखेगी? वो लिखेंगे, वो कैश नहीं लिखेंगे। माइट से कि इनफ्लो आया है, फंड का इनफ्लो आया है, किसी और तरीके से आया है, बट दे हैव द मनी, ठीक है। नाउ कंपनी ए हैज़ नॉट डन एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं बेचा, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो कंपनी ए ये होगी जिनके लेट्स से 1 महीने के लिए उन्होंने कंपनी में कुछ नहीं बिका, कोई कैश आया ही नहीं, कुछ भी नहीं, आइडल पड़ी रही। एक अजम्पशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और कंपनी बी जिसने एक आइटम बेच दिया अपनी से, बट उसका पैसा उनके पास नहीं आया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कोई कंपनी ए ने ना कुछ बनाया ना कुछ बेचा, तो उनका तो प्रॉफिट जीरो है, ना लॉस में ना प्रॉफिट में है। आप कंपनी बी की बात करोगे तो बोलोगे यार कंपनी बी पे भी कैश तो अभी कोई नहीं आया ना, कैश उन्होंने कोई रिसीव नहीं किया, उन्होंने आइटम बेच दिए हैं, उसका कैश नहीं आया, तो आप बोलोगे कंपनी बी भी प्रॉफिट जीरो पे है, ठीक है। बट लेट्स से अब हम यहाँ पे क्या है, हमने तभी हम दोनों कंपेयर कर पाए जब क्या कहते हैं हमने देखा कि दोनों को हम कैश बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। बट क्या है एक्चुअल में सही था? नहीं। हम कहेंगे अगर हम एक्चुअल बेसिस में करें तो कंपनी बी ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उन पे फ्यूचर में पैसा आने वाला है, ठीक है। उन पे अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, दे हैव फ्यूचर एसेट्स कहीं ना कहीं, तो वो फ्यूचर में पैसा आने, तो वो अपने अगर अकाउंटिंग बुक में लिख लेंगे कि उन पे आने वाला है इतना पैसा, तो वी कैन से कि कंपनी बी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही, जो कि एक्चुअल में सही बात है। और वो कब कर पाएंगे? जब दोनों का क्या स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होगा। तो मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड है, वी कैन कंपेयर, वी कैन सी विच कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर, विच इज नॉट परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है। तो वी नीड दी प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर दैट। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो जब कंपनीज के प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कंपेयर करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर करते हैं, जब कंपनीज के आप प्रॉफिट कंपेयर करते हैं, तो यू वांट टू नो कि जो कंपनी एक जिस मेथड से प्रॉफिट निकाल रही है वही सब कंपनी दूसरे मेथड, सेम मेथड से प्रॉफिट निकाले। अदरवाइज कंपनी ए अपना 20% प्रॉफिट नहीं बना रही है, अब इन्होंने ना डिविडेंड दिया है, ना उन्होंने फ्यूचर लाइबिलिटीज के लिए कोई पेमेंट करी है, कुछ नहीं किया, उन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा बता दिया है। बट कंपनी ए ने सब कुछ किया, पैसे काटने के प्रॉफिट पर, वो प्रॉफिट में कम आया है। आपको लगेगा कि यार इसका तो प्रॉफिट ज़्यादा है कंपनी पहली वाली का, यू विल इन्वेस्ट देयर मोर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दे नीड टू फॉलो सिमिलर मेथड्स। तो ये मेथड्स को रेकमेंड करने का काम होता है एनएफआरए का, ठीक है। तो एनएफआरए का काम होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को रेकमेंड करने का टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। रिकमेंडेशन का काम होता है, वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। recommending accounting and auditing policies and standards to be adopted by companies for approval by the central government, ठीक है। then है monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards। अब आप जब आपने एक बार ही accounting और auditing के standards बना दिए, अब आपको उनको monitor करना है, enforce करना है and comply करवाना है। तो ये काम भी कौन करता है? NFRA करता है, ठीक है। and NFRA is, first of all, NFRA is not a statutory body, it comes under the Companies Act, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट के अंदर आती है, तो इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं बनाया गया है। जैसे आरबीआई के लिए आरबीआई एक्ट, ठीक है, बाकी कोई और ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग से एक्ट होते हैं, बट इसके लिए कोई अपना एक्ट नहीं, इट इज अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। एंड व्हाट एल्स इट डज, इट ओवरसीज द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, ठीक है। इनको कहते हैं अश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, रिस्क ऑफिसर होते हैं, इनका मतलब अश्योरेंस करवाना। तो ये अश्योरेंस ऑफिसर, अश्योरेंस क्लाइंटेल हो गए, अश्योरेंस जो काम करने वाले, इनकी क्वालिटी को कौन इंश्योर करवाता है? NFRA, ठीक है। और बाकी अदर फंक्शंस एज
मे बी नेसेसरी और इंसिडेंट टू द अफोर्सेड फंक्शंस एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही कर सकती है, दे कैन डू अदर फंक्शन एज वेल। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन रीड NFRA चार्टर। तो चार्टर बेसिकली क्या होता है कि आप जब कहते हो चार्टर लाइक आपका ओवरऑल ड्यूटीज क्या है, आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, दैट इज चार्टर बेसिकली। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ NFRA इज टू बी कंटिन्यूसली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ corporate financial reporting will measured and evaluated essentially by its compliance with the law and statutory notified accounting standards and auditing standards। ठीक है, NFRA will strive for continuous improvement of corporate financial reporting across all types of public interest entities and across all size categories of audit firms। ठीक है, दिस इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड। बाकी NFRA का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये कुछ हैं जो आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं कि देयर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी, देयर शुड बी इंटीग्रिटी, देयर शुड बी फेयरनेस, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड देयर शुड बी इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। ये चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस कंपनीज को NFRA कंप्लायंस के लिए चेक कर सकता है। तो देयर शुड बी मिनिमम टर्नओवर, या वो एंटिटी जो पब्लिक के इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनीज whose securities are listed on any stock exchange in India और outside India। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये को ध्यान में रखनी है। अब कल को एग्जाम में आ जाए कि NFRA only checks the companies whose securities are listed on NSE और BSE, उसके अलावा बाकी सिक्योरिटीज के एक्सचेंज पे इट डजंट डू। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, प्लस इट कुड बी इधर इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वो कंपनी जो अनलिस्टेड है बट उनका पेड अप कैपिटल 5,000 करोड़ से कम नहीं है और एनुअल टर्नओवर हमारा 1,000 करोड़ से कम नहीं है, दोनों में से कोई भी एक हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर एग्रीगेट लोन्स, डिपॉजिट, डिबेंचर अगर हमारे 500 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज engaged in generation of supply of electricity, companies governed by any special act for the time being in force, और bodies corporate incorporation act in according with clauses of subsection, ठीक है, of the act। any body corporate company और person और any class of bodies corporate companies और persons जिसका रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, A to D में कोई भी कंपनी की अगर सब्सिडरी है तो उसका भी यहां पे हक रखते हैं चेक करने का। ठीक है, दिस यू कैन रीड। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। आई थिंक NFRA के अंदर अगर कहीं से क्वेश्चन आ सकता है तो इन नंबर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एंड दिस इज, अब जब कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। जब NFRA पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उसका मेंबर्स कौन है, चेयरमैन कौन है, यू विल सी चेयरमैन का नाम आप याद ध्यान रख लेना कौन है। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, वो देख लेता हूँ मैं चेयरमैन का नाम क्या है। उसके अलावा आप ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये अक्सर हमारे फेज 2 और फेज 1 दोनों में आने के चांसेस रहते हैं। सो NFRA के चेयरमैन है अभी श्री अजय भूषण पांडे जी। ठीक है, तो अभी कौन है हमारे NFRA के चेयरमैन, श्री अजय भूषण पांडे। ठीक है, ये नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो क्योंकि RBI में पूछ सकते हैं, फेज 1 में पूछ सकते हैं, फेज 2 में तो नहीं पूछेंगे ये। ठीक है, श्री अजय भूषण पांडे हैं हमारे चेयरमैन। ठीक है, द डेटा हियर इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इन सेकंड पॉइंट। उसके अलावा बाकी आप ये भी पढ़ सकते हो कि हाँ, सब जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में वो कंपनीज भी मैंडेटरीली चेक्ड होती है बाय NFRA। ठीक है, नाउ अबाउट पैसा। ठीक है, सो पैसा इज बेसिकली, हम क्वेश्चन पे आते हैं। NFRA हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, इतना ही रिक्वायर्ड है। इसके अलावा और उनकी एनुअल रिपोर्ट आ रही है जो न्यूज़ में है, डेट वी विल कवर ऑल्सो। अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसके फाइंडिंग्स क्या है, डेट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब पैसा की बात करते हैं, इस पर मैंने क्वेश्चन डाला है। तो पैसा न्यूज़ में क्या होता है, यहाँ पे भी कोई पैसा के रिगार्डिंग कोई सेशन हुआ था, कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए न्यूज़ में था, उसमें जाने की जरूरत नहीं है।
बट पैसा है क्या ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के लिए है या दोनों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और क्या ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है, या है तो मेजोरिटी में है या कम में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इसमें क्या करेक्ट आंसर। देन हमारा लीव्स के ऊपर, ठीक है। लीव्स क्या है, लीव्स में एस इन लीव्स स्टैंड फॉर सर्विसेज। लीव्स इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय DPIIT डिजाइन्ड टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन विद इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर। IIM मुंबई, जिसको हम नीटी भी कह देते हैं, नीटी, ठीक है। IIM मुंबई won the award institutions एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ठीक है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखे गए हैं, तो मैंने इसलिए डाला है यहाँ पे इसको। सो सी देवर मैनी अवार्ड्स गिवन, ठीक है। जब लीप्स के अंदर ना बहुत सारे अवार्ड्स गिवन थे, तो उन अवार्ड्स में डिफरेंट कैटेगरीज थी। कोई था MSME इन्वॉल्व, कोई था कोई कॉर्पोरेट इन्वॉल्व है, तो उसमें कैटेगरी थी कि कोई इंस्टीट्यूशन कौन सा है। तो मेरे को लगा कि इंस्टीट्यूशंस में क्वेश्चन आ सकता है, वो इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है इन जो लॉजिस्टिक सेक्टर, उसको अवार्ड मिला है, तो आपको वो नाम पता होना चाहिए था मेरे हिसाब से। जब पढ़ रहे तो आपको ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो देयर वर 12 विनर्स है ना इन लीप्स के अवार्ड्स में, तो उसमें से आपको कौन सा याद रखना है, ये कैटेगरी जितना आपको आ गई, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथली चलेगी। तो उसी के लिए आप PIB इनसाइट देखते रहो, तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिससे आप इजीली फेज 1 के अंदर 40+ स्कोर कर सकते हो, अगर आप ये फॉलो कर लो। गिवन आपके फंडामेंटल्स होंगे, फंडामेंटल्स मतलब कि फाइनेंस, RBI के बेसिक्स, व्हाट इज रेपो, रिवर्स रेपो, LF क्या है, SDF क्या है, IMF के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे जो बेसिक फाउंडेशन चीज़ें वो क्लियर होनी चाहिए, GDP क्या है, GNP क्या है, ये सब चीज़ें। और प्लस अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो, प्लस RBI सर्कुलर्स, तो आपको 40+ फेज 1 में कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, बहुत टफ आ गया तो 35-30 तक चले जाओगे, बट 40+ इज समथिंग यू शुड एम फॉर, अगर आपको एक अच्छे मार्क्स से कट ऑफ क्लियर करनी है तो, ठीक है। बारिंग आपका क्वांटिटी सेक्शन हो रहा है। FDI इन स्पेस सेक्टर, अभी रिसेंटली स्पेस सेक्टर में मैंने एक सेशन भी लिया था, तो स्पेस सेक्टर में बात करी थी कि स्पेस सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज NSD, व्हाट इज स्पेस, हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो बॉडीज हैं, जो इसरो की है, ठीक है, जो इसरो का आर्म है, ठीक है। उस नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को उसका, वो इसरो का आर्म जो है वो बेसिकली क्या करता है, एक है हमारा, हाँ, एक है हमारा इन स्पेस क्या है ये पता होना चाहिए आपको। इन स्पेस बेसिकली प्राइवेट बॉडीज को हेल्प कर रहा है, इंडिया में जो स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं उनको उनके लिए स्टैंडर्ड्स बना रहा है, उनको परमिशन दिलवा रहा है किसी एक्सपेरिमेंट से, एक्सेट्रा। उसके अलावा एक हमारा इसरो का ही एक कमर्शियल आर्म है, आई थिंक इसका नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नेम क्या है उसका, ठीक है। तो वो भी न्यूज़ में रहता है। तो बेसिकली क्या है कि जो इसरो की कमर्शियल फैसिलिटीज़ है उसको कमर्शलाइज कर रहा है, ठीक है, उस पर फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा के पैसा ले रहा है, ठीक है। तो मैंने इसकी बात करी थी, उसी मैंने इस चीज़ की बात भी करी थी कि कितनी FDI है हमारे स्पेस सेक्टर के अंदर अलाउड। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह 100% है, कुछ पार्ट्स में 100% से कम भी है। तो उसी के रिगार्डिंग में इस पार्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट्स, इसकी कितनी FDI ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ 4th क्वेश्चन इज ऑन अदिति स्कीम, ठीक है। ये पूरा फैक्चुअल है, इसका आपको आंसर PIB लिंक से मिल जाएगा, PIB लिंक रीड करना, फिर इसको आंसर करने का ट्राई करना। नेक्स्ट चीज उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, ये थोड़ा मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो पहले कि क्या इसको SBI इंप्लीमेंट कर रहा है उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म को, और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म है कि असिस्ट किस में कर रहा है, क्या एक्सपोर्ट्स करवाने में असिस्ट करवा रहा है या किसी और पर्पस के लिए असिस्ट करवा रहा है, दिस यू नीड टू नो, ठीक है। उद्यम का मतलब ये कि MSMEs के लिए है, असिस्ट करवा रहा है, किस चीज़ में असिस्ट करवा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट इज रजिस्ट्रेशन विल बी डन विद डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ SBI। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है एंड फिर इसका आंसर करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड से एग्जाम में फेज 2 में आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है इसकी। नाउ हियर आर द लिंक्स, यू कैन गो ऑन ईच ऑफ दीज लिंक्स एंड रीड अबाउट देम एंड देन कम एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग।